दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत लगभग हम 1500 से लेकर के 500 BC यानी 1000 साल के इतिहास का अध्ययन करते हैं। यह सभ्यता भारत में सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात उदित हुई सभ्यता है। या कहीं कहीं कई विद्वानों को मत देते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन करके ही इस सभ्यता के निवासी जिन्हें आर्य कहा जाता है उन्होंने यहाँ पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। और यह अभी तक जो सबसे प्रामाणिक बात यह रही है कि इन्हें भारत का मूल निवासी ना मान करके इन्हें बाहर आदमी मानते हैं, यानी बाहर से आए हुए आगंतुक मानते हैं। तो चलिए इस काल का अध्ययन करते हैं हम। दोस्तों वैदिक कालीन सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम इससे आगे बढ़े, सबसे पहले आपको चीज बता दें इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों वैदिक काल कहने का मतलब ये है कि वेदों का काल, यानी इसी समय में वेदों की रचना, जो हमारे 4 वेद हैं जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन चारों वेदों की रचना इसी काल में हुई है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। अब आइए हम बात करें ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक का काल हमारा 1500 से लेकर के लगभग 1000 BC तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल को जो पढ़ने का सोर्स है वह केवल एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, वह क्या है, ऋग्वेद। आप सभी को जानते हैं कि इतिहास में स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो दोस्तों हमें इस काल के बारे में मुख्यतः कहें ऋग्वेद के काल में, ऋग्वैदिक काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव है, जो है भी वो इतने प्रमाणिक नहीं है कि उनका उपयोग हम अध्ययन कार्य के लिए कर सकें। तो इसमें जो हमारा मुख्य स्रोत है वो साहित्य स्रोत है, जो ऋग्वेद है, जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, उसी की रचना इस काल में हुई और इसी के आधार पर हम इस काल के समाज, धर्म, संस्कृति का अध्ययन करते हैं। और इसका जो भौगोलिक विस्तार रहा है वह एक ही क्षेत्र को 2 नाम दिया गया है। कहीं कहीं पर आपको सप्त सैंधव क्षेत्र लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर ब्रह्मवर्त का वर्णन मिलेगा। सप्त सैंधव क्षेत्र का वर्णन जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है और ब्रह्मवर्त का जो वर्णन होता है आपको मनुस्मृति में देखने को मिलता है। ब्रह्मवर्त के अंतर्गत वर्तमान अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र आता है, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। और कई एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मवर्त के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल थे। 3 नाम देकर के एक नाम कोई और दे देगा जिसमें आपको छांटना रहेगा, तो याद रखिएगा ब्रह्मवर्त में कौन कौन से होते हैं, अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। सप्त सैंधव क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो यह 7 नदियों का क्षेत्र माना जाता है। जो सिंधु के आसपास की 7 नदियां थी उन्हीं नदियों का क्षेत्र माना जाता है। और इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें पहली बात तो आपको इनका नाम याद रखना है, ऋग्वेद में इनका क्या नाम दिया गया है और इनका वर्तमान में क्या नाम रहा है। तो चलिए सप्त सैंधव क्षेत्र में पहला आता है सिंधु नदी, दूसरी आती है सरस्वती नदी, तीसरी आती है शतुद्री नदी जिसे वर्तमान समय में सतलज कहा जाता है। मैंने आपको यह कहने कहा है कि याद रखना है आपको ऋग्वेद में किस नदी का क्या नाम रहा, ये अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो तीसरी नदी कौन सी है, शतुद्री नदी है जिसे वर्तमान समय में सतलज कहा जाता है। चौथी विप्सा है जो वर्तमान समय में ब्यास नाम से जानी जाती है। अगली नदी परुष्णवी है जिसे रावी के नाम से जाना जाता है। और उसकी अगली नदी हमारी वितस्ता है जिसे झेलम के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। और आखिरी नदी हमारी अस्कनी है जिसे चेनाब नाम से जाना जाता है। एक बार चलिए फिर से देखते हैं कौन सी 7 नदियां हैं। तो सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, विप्सा यानी ब्यास, परुष्णवी यानी रावी, वितस्ता यानी झेलम, अस्कनी यानी चेनाब। ये हमारी कुछ प्रमुख नदियां हैं जिन्हें सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है और जिनका वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए गंगा का नाम क्या लिखा गया उसमें, तो गंगा के लिए वहाँ पे जाह्नवी नाम का उपयोग किया गया है। अब इस जो आर्य आए हुए थे, बाह्य आगंतुक आए थे जो यहाँ पर, जिन्होंने माना जाता है सिंधु सभ्यता का पतन करके यहाँ पर अपनी संस्कृति का विस्तार किया, वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो एशिया माइनर के मूल निवासी माने जाते हैं जिसे मध्य एशिया कहा जाता है। और यह किस बात से प्रमाणित होता है, तो वहाँ पे एक पुरातात्विक अभिलेख हमें मिलता है जिसे बेगाजोई का अभिलेख कहते हैं। और वहाँ पर जो है ऋग्वेद में वर्णित देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार का वर्णन मिलता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह लोग एशिया माइनर से भारत की तरफ ईरान से होते हुए आगे बढ़े थे। इसमें जो हमारा दूसरा काल है वो उत्तर वैदिक काल है, जिसका काल हमारा 1000 से लेकर के 600 या कहीं कहीं पर आपको 500 BC का वर्णन
मिलता है। और इसमें सोर्स की बात करें तो इसमें सोर्स में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, सोर्स हमें थोड़ा ज़्यादा सोर्स मिलते हैं। इसमें सोर्स के रूप में हमें यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, आरण्य और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे अन्य धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, जिनका उपयोग हम इस काल के अध्ययन के लिए करते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार जो रहा है, तो देखिए मानव जो है, ये जो उत्तरी और पूर्वी इलाका है, यहाँ से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता है। जो अब तक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब और यूपी के ऊपरी हिस्से में निवास कर रहे थे, वही धीरे धीरे यहीं पर आगे ये बढ़ते हैं और यह आगे बढ़ करके कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा और यमुना का दुआबी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। और इसके लिए एक कथा या एक कहानी जो है प्रचलित है। कहा जाता है माधव वत्स नामक एक व्यक्ति था, जिसने अपने मुख में अग्नि ले करके वह उत्तर के पूर्व दिशा में पश्चिम की ओर दौड़ा, और जो भी उससे आए, जैसे कि जंगल, वन जो भी आए, वो सब जलते गए और भूमि का निर्माण होता चला गया, जिससे इसका विस्तार हो गया। और वह आकर के गंडक नदी, या जिसे सदा नीरा के नाम से वर्णन किया गया है, वहाँ उसे पार नहीं कर पाता, वहाँ तक का विस्तार देखने को मिलता है। और इस काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है, वह है चित्रित धूसर मृतभांड, यानी पेंटेड ग्रेवियर। यह एक इस काल के मृतभांड में विशेषता देखने को मिलती है, इसलिए इसका वर्णन किया गया है। और इस काल में कुछ प्रमुख पर्वत हैं, क्रौंच, मैनाक, त्रिकुद पर्वत का उल्लेख मिलता है, इसे आपको ध्यान रखिए है। इन्होंने मगध वासियों को वात कहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्रकार हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का थोड़ा सा परिचय देखा, जिसे आप एक बार हम तेजी से रिवाइज करते हैं। वैदिक काल कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का क्या शासक काल है? 1500 से लेकर 1000। उत्तर वैदिक काल क्या है? 1000 से लेकर के 500 BC तक। ऋग वैदिक काल में हमारा सोर्स क्या रहता है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में हमारा सोर्स क्या रहता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद तथा आरण्य। इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या रहता है? जिसका भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु क्षेत्र रहता है, ब्रह्मवर्त रहता है। और उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र क्या रहता है? कुरुक्षेत्र, दिल्ली तथा गंगा का दुआबी क्षेत्र रहता है। यह कहाँ के मूल निवासी थे यार? तो एशिया माइनर के थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, यह श्रेष्ठ जात का होता है, जिसका प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया हुआ है। अब जो हमारे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, जो कोई इंटेंस एग्जाम होते हैं, अक्सर वहाँ से ऋग्वेद से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, उसको यहीं हम देख लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का रचना काल क्या रहा है? ऋग्वेद का रचना काल 1500 या 1400 BC आपको देखने को जहाँ मिल जाए वही सही होगा। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ या मंत्र हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम है और 8वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्राचीनतम मंडल का अर्थ यह है कि जो सबसे पहले लिखा गया, और पहले और 8वें, 9वें, 10वें का जो मंडल है, इनकी रचना बाद में करके ऋग्वेद में जोड़ी गई है, जिसमें 8वां सबसे नवीनतम तथा दूसरे से लेकर 7वां जो है सबसे प्राचीनतम है। इसमें कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु है। आध्यात्मिक तौर पे सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण है? सरस्वती है। गंगा जाह्नवी के नाम से इसमें एक बार वर्णन मिलता है। यमुना का वर्णन इसमें 3 बार मिलता है। इसके जो कुछ प्रमुख देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि, अश्विनी कुमार, सोम, रुद्र। रुद्र यानी शिव को लिए 1 बार वर्णन मिलता है, जिसे त्र्यंबकम करके पुकारा गया है। इसमें सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र के लिए 250 बार, और उसके बाद अग्नि के लिए 200 बार तथा सोम के लिए 120 बार वर्णन मिलता है। आर्य शब्द का उल्लेख टोटल ऋग्वेद में 33 बार हमें देखने को मिलता है। और आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या मैंने आपको बताया था? श्रेष्ठ बताया था। फिर उसके बाद धर्म शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर एक लॉ या विधि या कानून के रूप में किया गया है, और इसमें इंद्र को विश्व का स्वामी बताया गया है तथा इसका अध्ययन करने वाला होत्र कहलाता है। ये हमारी वैदिक कालीन सभ्यता या वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का एक साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, बात ये होता है कि हम जब अलग अलग पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा डेवलपमेंट समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको
ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जैसे अगर हम उसकी राजनीति पढ़ रहे हैं, उसका समाज पढ़ रहे हैं, एक साथ पढ़ें तो इससे क्या होगा कि हमें उसमें परिवर्तन जो हो रहे हैं वो हमें क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलेगा और हमें समझ में आएगा कि समय के अनुसार धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा था। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, जिसमें हमने वैदिक काल का इंट्रोडक्शन लिया या वैदिक काल के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी ली है। अगली वीडियो में हम वैदिक कालीन सभ्यता की राजनीति पर अध्ययन करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।